गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जैव प्रक्रम के जो शेष अन्य और बोर्ड में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके विषय में डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, किसी न किसी वर्ष ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ें और याद करें। एक से अधिक बार, एक बार देखने पर याद नहीं होते हैं तो एक से अधिक बार देखें, जिससे इन्हें आप आसानी से याद कर सकें। फर्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। तो बेटा देखो, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया होती है, इस क्रिया में जो रुधिर में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है बेटा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है अथवा मानव वृक्क का कार्य होता है। तो जिसका ऑप्शन ए पोषण, सी उत्सर्जन, बी श्वसन और डी परिवहन। तो देखिए इसका आंसर होगा बेटा सी उत्सर्जन। जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। पोषण, श्वसन, परिवहन ये हमारी अन्य जैविक क्रियाएं हैं जो मानव शरीर में होती हैं। नेक्स्ट है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो बेटा पादप में जो जाइलम होता है वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। जल का जो वहन होता है वो जाइलम ऊतक द्वारा होता है। इसके अलावा जो भोजन के लिए आपका जो उत्तरदायी होता है वो होता है फ्लोएम ऊतक, और ऑक्सीजन के वहन के लिए हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है आपका 16 स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो बेटा स्वयंपोषी पोषण के लिए देखिए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या ये सभी। तो बेटा स्वयंपोषी पोषण जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। तो इसके लिए ये तीनों ही चीज़ें, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, अर्थात ये सभी, इसका ऑप्शन सही होगा, ये तीनों ही आवश्यक है। नेक्स्ट है कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। तो बेटा कोशिकीय प्रक्रम में जो ऊर्जा मुद्रा है एटीपी, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा सिक्का कहते हैं या ऊर्जा के सिक्के भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। पाइरूवेट जो होता है वो आपका ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित समीकरण में कौन सा समीकरण प्रकाश अपक्रिया माना जाता है। तो बेटा देखिए प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया परिभाषा होती है हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए ये क्रिया का जो सही समीकरण होगा वो है 6CO2 प्लस 12H2O प्लस क्लोरोफिल प्लस सूर्य का प्रकाश, और बनने वाली जो होंगी वो है ग्लूकोज प्लस कार्बन ऑक्सीजन प्लस जल। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है और ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट है बेटा यकृत साबित करता है। तो यकृत क्या साबित करता है? ए ऑप्शन है लार, बी जठर रस, सी पित्तरस, डी अग्न्याशय रस। तो बेटा यकृत साबित करता है पित्तरस। यकृत पित्तरस साबित करता है, और पित्तरस यकृत से साबित होने पश्चात पित्ताशय में एकत्र किया जाता है और पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहणी में स्रावित होता है। पित्तरस जो होता है बेटा वो वसा का पाइसीकरण करता है, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। अब देखिए इसमें जो और ऑप्शन है लार, लार जो होती है लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है जो मनुष्य में 3 जोड़ी पाई जाती हैं। जठर रस जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है जो कि आमाशय में होता है। और अग्न्याशयक रस बेटा अग्न्याशयिक रस से स्रावित होता है जो कि हमारे अग्न्याशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट इसके बाद है बेटा 20%। 20 में देखिए पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन या रसारोहण। तो बेटा देखिए इसका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है और ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है। नेक्स्ट है इसके बाद यूरिया का निर्माण होता है। तो देखिए यूरिया का निर्माण ऑप्शन ए यकृत में, बी वृक्क में, सी वृषण में और डी अग्न्याशय में। तो इसका आंसर बेटा यूरिया का निर्माण होता है ए यकृत में। ये हमारा सही ऑप्शन है, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट है बेटा 22 फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो देखिए फ्लोएम द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होता है बेटा ऑप्शन ए सुक्रोज के रूप में, बी आयनों के रूप में, सी यौगिकों के रूप में और डी गैसीय रूप में। तो इसका सही आंसर होगा ए सुक्रोज के रूप में।
और जो आयनों के रूप में होता है बेटा, वो आयनों के रूप में आपके जो खनिज लवण होते हैं इनका स्थानांतरण होता है, जो कि जाइलम द्वारा जल के साथ किया जाता है। अगला प्रश्न है 23, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत है। तो बेटा देखो, आपको समझाया गया था प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जब जल का विघटन होता है तो उससे ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो इसका देखिए ऑप्शन है CO2, बी जल, सी वायु और डी पढ़नम के विघटन से। तो आंसर होगा जल से। O2 का मुख्य स्रोत जल है प्रकाशन क्रिया में। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो बेटा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किससे होगा? ए जाइलम द्वारा, बी कॉर्टेक्स द्वारा, सी फ्लोएम द्वारा, डी मज्जा द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा बेटा सी फ्लोएम द्वारा। इसको हम एक ट्रिक के बेस में याद कर सकते हैं, जल जाइलम, जल के द्वारा जाइलम द्वारा जल का स्थानांतरण होता है, और फूड फ्लोएम, फूड का जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 25, डिक्सन एवं जॉली संबंधित थे। तो डिक्सन जॉली किससे संबंधित हैं? तो बेटा इसमें डिक्सन जॉली ने दिया था रसारोहण का सिद्धांत, तो रसारोहण से संबंधित हैं डिक्सन जॉली। नेक्स्ट है आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। तो बेटा आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं किरमा-कुंचन। क्या कहते हैं? किरमा-कुंचन। पाचन क्रिया जो होती है हमारी आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत आदि में होती है, और परिसंचरण की क्रिया, मुख्य परिसंचरण अंग जो हमारा होता है हृदय कहलाता है, और अवशोषण की क्रिया वैसे तो त्वचा द्वारा भी होती है, लेकिन भोजन की अवशोषण की जो क्रिया होती है आहार नाल में वो छोटी आंत में होती है। तो ये आपके इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि आप इन्हें अच्छे से याद करें। नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में क्या अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। तो बेटा देखो, जो श्वसन की क्रिया होती है 2 चरणों में होती है ग्लाइकोलाइसिस में, और ग्लाइकोलाइसिस होती है और दूसरी होती है बेटा आपकी क्रेब्स चक्र। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है बेटा वो आपकी होती है कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में, और जो क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में क्या बनता है? पाइरुविक एसिड बनता है। ठीक है, पाइरुविक एसिड के 2 मोल हमें 2 अणुओं का लाभ होता है। नेक्स्ट है अगला 28, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, अभी आपको बताया था ऊपर, किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में होती है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया। और नीचे माइटोकॉन्ड्रिया भी दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी क्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। राइबोसोम्स क्या कहलाते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं ये। और अंतःप्रद्रवी जल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये कोशिका का आंतरिक कंकाल भी बनाती है। इन पर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, और उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है 29, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो बेटा पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किसमें होता है? नंबर ए ऑप्शन देखिए, ए में जड़ में, बी पत्ती में, सी तने में, डी पुष्प में। तो इसका सही आंसर होगा बी पत्ती में। पत्ती में भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, जड़ क्या करती है? जल अवशोषण में सहायता करती है। तने स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं पौधे को। पुष्प में जनन की क्रिया होती है। कौन से जनन की? लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है पुष्प में होती है। इसके बाद नेक्स्ट है 30, प्रकाश अभिक्रिया होती है। बेटा देखो, प्रकाश अभिक्रिया 2 चरणों में, प्रकाश अभिक्रिया होती है 2 चरणों में होती है। पहली होती है प्रकाश अभिक्रिया, एक होती है अप्रकाश अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की अभिक्रिया होती है, या प्रकाश अभिक्रिया होती है कहाँ होती है? लाइट रिएक्शन इन हरित लवक के ग्रेना में होती है। और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो हरित लवक के स्ट्रोमा नामक भाग में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हरित लवक के ग्रेना में। सेकेंड है हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? ठीक वही प्रश्न हो गया। तो हरित लवक के स्ट्रोमा में अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है 32, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो देखो बेटा, रक्त की जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन में हीम प्रोटीन जो होती है उसके कारण होता है। मतलब हीम जो वर्णक होता है, सॉरी हीम वर्णक होता है, उसके कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन शब्द भी यूज कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। 13, तो देखो इसमें रुधिर में कितने समूह होते हैं? हीम मीन्स आयरन होता है। रुधिर में कितने समूह होते हैं? बेटा रुधिर में 4 समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं? 4। कौन कौन से? रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग सी, रुधिर वर्ग डी। सॉरी
थोड़ा गलत हो गया। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। ठीक है, ये 4 रुधिर वर्ग होते हैं, ए बी ओ। तो बेटा इसमें जो रुधिर वर्ग ओ होता है वो सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है, और रुधिर वर्ग जो ए बी होता है वो सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहलाता है। ठीक है, और जो ए बी नेगेटिव होता है वो रेयर ब्लड ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट है आपका 34, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? तो देखो बेटा, देखिए गर्मी के दिनों में अत्यधिक बाष्पोत्सर्जन के कारण, बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण पौधे क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। जब बाष्पोत्सर्जन क्रिया अधिक होती है तो पौधे के अंदर का जो जल होता है अधिक तापमान के कारण पौधे से बाहर निकल जाता है, और इस कारण से क्या होता है? पौधे मुरझा जाते हैं। बाष्पोत्सर्जन क्रिया कैसे कहते हैं? पौधों में पौधे के बाहरी भागों से जल का निकलना क्या कहलाता है? बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बाष्पोत्सर्जन क्रिया तीन भागों से होती है। सबसे पहले रंध्रों द्वारा सबसे अधिक बाष्पोत्सर्जन होता है, बात रंध्रों द्वारा और उपत्वचा द्वारा, इन तीनों से बाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। और बाष्पोत्सर्जन को मापने वाला यंत्र होता है, उसे कहते हैं पोटोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है जठररस स्रावित होता है। तो बेटा जठररस जो स्रावित होता है वो ए अग्न्याशय, बी पित्ताशय, सी आमाशय और डी यकृत। तो जठररस स्रावित होता है बेटा सी आमाशय में। अग्न्याशय से अग्न्याशय रस स्रावित होता है। पित्ताशय में जो होता है वो पित्तरस संचित होता है, और यकृत में बहुत से कार्य होते हैं, जैसे यूरिया का संश्लेषण होता है, पित्तरस का श्रावण होता है, बहुत से कार्य होते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया, वो भी ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया कहाँ होती है? वो भी यकृत में होती है। नेक्स्ट है ये आज का लास्ट प्रश्न है, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? सभी बच्चों को तो अच्छे से पता होगा, ध्यान रखना है, सभी एक सिरा छोड़कर सभी सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, और एक धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। तो इसका आपको आंसर ध्यान रखना है, पल्मोनरी शब्द लगाना है, जो शुद्ध के लिए आए और अशुद्ध के लिए आए। तो देखिए पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रुधिर बहता है, और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। शेष दोनों को, इन दोनों को, जैसे पल्मोनरी सिरा को छोड़कर शेष सिराओं में अशुद्ध रुधिर और शेष धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। पल्मोनरी सिरा जो होती है बेटा वो शुद्ध रुधिर को कहाँ से? फेफड़ों से बाएं अलिंद में लाती है, और जो पल्मोनरी धमनी होती है वो दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर को कहाँ पहुँचाती है? दोनों फेफड़ों में पहुँचाती है। इस प्रकार से ये बेटा आपके कुछ प्रश्न हैं, और इनको आप अच्छे से पढ़ें, याद करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है।